मैंने इन्हें सारा वाक़या सुनाया तो मेरी जुर्रत पर हैरान रह गए। कहने लगे, तुमने तो कमाल कर दिखाया, तो अब बर्दवान जाओगे? मैंने कहा, ज़रूर जाऊंगा, दुआ करें मुझे मेरी बीवी मिल जाए। हाजी साहब ने हाथ ऊपर उठा लिए। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता करे। रात मैंने बेचैनी से गुजारी। सुबह 7 बजे की गाड़ी में बैठकर मैं कोलकाता के हावड़ा स्टेशन से बर्दवान की तरफ रवाना हो गया। मगरबी बंगाल से जब आप सुबह बिहार की तरफ जाते हैं तो धनम्बा और आसनोल से पहले बर्दवान का शहर आता है। बर्दवान कोलकाता से ज़्यादा दूर नहीं है। 1.5-2 घंटों में गाड़ी ने मुझे बर्दवान पहुंचा दिया। स्टेशन से बाहर आकर मैंने कस्टम घाट बस्ती का पूछा और स्टेशन के अकब में एक बस्ती देखी जो पुराने बोसीदा मकानों पर मुश्तमिल थी। जगह जगह मकानों के बीच में से नारियल के दरख्तों के झुंड ऊपर को उठे हुए थे। मुखिया ने बताया कि यहाँ पहुंचकर कम्मो बाई का किसी सिगरेट पान वाले से पूछ लेना। सिगरेट पान का एक खोखा बस्ती के शुरू में ही था। खोखे वाला बंगाली गर्दन एक तरफ किए पान लगा रहा था। मैंने कम्मो बाई का पूछा तो इसने एक नज़र मुझ पर ऊपर से नीचे तक डाली और बंगाली में कहा, सुबह सुबह किसका नाम पूछने आ गए हो बाबू? इधर आगे चले जाओ, कोने वाला मकान है इसका। मैं खामोशी से जिस तरफ इसने बताया था इसी तरफ चल पड़ा। टूटी फूटी सड़क थी। मकानों की दीवारें धूप और बारिश से खराब हो रही थी। ढलानी छतों पर काई जमी हुई थी। गंदे मंदे नीम उरियां काले काले बच्चे खेल रहे थे। मैं कोने वाले मकान के सामने जाकर रुक गया। मकान के सहन की दीवार शिकस्ता हो रही थी। दरवाज़ा बंद था। वहाँ कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता था। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटाया। 2-3 मिनट बाद किसी ने अंदर से बंगाली में पूछा, कौन है? मैंने बंगाली में कहा, कम्मो बाई से कहो जमशेदपुर से एक मेहमान आया है। कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। फिर अंदर से कुंडी उतारने की आवाज़ के साथ दरवाजे का एक पट खुल गया। एक सावली सी तीखे ऊपरों वाली लड़की ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहा, अंदर आ जाओ। मैं सहन में दाखिल हो गया। लड़की ने दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी और मेरे आगे आगे चलते हुए बंगाली जुबान में कहने लगी, मेरे पीछे पीछे आओ। सहन में एक तरफ गाय बंधी हुई थी। लड़की ने मुझे कमरा खोलकर अंदर बिठा दिया और ये कहकर चली गई कि भाई जी अभी आती हैं। कमरे में पुराने ज़माने का सोफ़ा पड़ा था। दीवार पर किसी फिल्म एक्ट्रेस की डांस के पोज की बड़ी रंगीन तस्वीर लगी हुई थी। लड़की ने छत का पंखा चला दिया। इतने में एक मोटे बदन की सावली औरत अंदर आ गई। इसने जामनी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। साड़ी में से इसका भद्दा जिस्म जगह जगह से नजर आ रहा था। वो पान खा रही थी। चेहरे से बड़ी तजुर्बाकार और अय्यार और लगती थी। मैंने उठकर नमस्कार किया और कहा, आप ही कमलावती जी हैं? हाँ, इसने सोफे के पास खड़े खड़े मेरी तरफ घूर कर देखते हुए कहा, तुम कौन हो, क्या काम है? वो बंगला जुबान बोल रही थी। मैं भी बंगला बोल रहा था। मैंने भाई जी मैं जमशेदपुर से आया हूँ, मेरा नाम मदन लाल है। इसके साथ ही मैंने जेब में हाथ डालकर 100 रुपए के 2 नोट निकाल कर इसको पेश करते हुए कहा, जल्दी में आपके लिए मिठाई वगैरह नहीं खरीद सका, ये मेरी तरफ से कबूल करें। कम्मो बाई ने फ़ौरन नोट पकड़ लिए और मुस्कुराई और मेरे सामने सोफे पर बैठ गई। अब इसका लहजा बड़ा शेरी हो गया था। कहने लगी, तुम बंगाली नहीं लगते। मैंने कहा, जी हाँ भाई जी, मैं बिहारी हूँ मगर बंगाल में भी बड़ी देर रह चुका हूँ। कम्मो बाई ने बड़ी जोर से किसी का नाम लेकर आवाज़ दी। वही सामली लड़की आ गई। फिर मेरी तरफ मुतवज्जा होकर कहने लगी, आप दिन के वक्त आए हैं, इस वक्त मैं आपकी ज़्यादा खिदमत नहीं कर सकती। अक्सर लड़कियां अपने अपने घरों में जा चुकी हैं। मैंने कहा, मैं तो सिर्फ एक लड़की से मुलाकात करने का ख्वाहिशमंद हूँ। साथ ही मैंने जेब से 100 रुपए का एक नोट निकाल कर इसको पेश कर दिया। कमला बाई ने जल्दी से नोट लेकर ब्लाउज के अंदर डाल लिया और पूछा, कौन सी लड़की? मैंने कहा, बात यह है कमला बाई कि कोलकाता में मुखिया दादा मेरा पुराना दोस्त है। जमशेदपुर से मैं अक्सर इसके पास आता जाता रहता हूँ। पिछले दिनों मैंने इसके पास एक लड़की देखी जो मुझे पसंद आ गई। मैंने मुखिया से कहा कि ये लड़की मैं इससे ख़रीदना चाहता हूँ। वो बोला, मदन बाबू ये अभी नई नई आई है, बहुत टिसरी हुई है, 2-1 रोज़ इंतज़ार कर लो। कल मैं इसके पास गया तो इसने बताया कि लड़की तो मैंने बर्दवान की कमला बाई के हाथ बेच दी है। लड़की का नाम इसने जबीला बताया था और मुखिया और धर्मू इसे बांग्लादेश से उठा कर लाए थे। बस मैं इस लड़की के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। तुम जो कहोगी मैं पेश करूँगा। कमला बाई अय्यार औरतों की तरह मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी। कहने लगी, बाबू तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो मैं समझ गई हूँ। वो पंजाबी लड़की थी। जमीला अपना नाम बताती थी। इसको मुक्ति बाहिनी वालों के साथ मिलकर धर्मूर मुखिया मोहम्मदपुर की बस्ती से उठाकर लाए थे। वो अपना नाम करमू दादा या शायद करमदाद बताती थी। मैंने बेख्तियार होकर कहा, हाँ करम दादा, यही इसके खामन का नाम था। तुम्हें कैसे पता है? कमलावती ने हैरानी से पूछा। मैंने कहा, मुझे मुखिया ने बताया था। वो लड़की कहाँ है कमला बाई? मुझे इसकी एक झलक दिखा दो, मैं तुम्हें 1000 रुपया दूंगा। 1000 रुपये का नाम सुनकर कमलावती नायिका की आंखें चमक उठी। कहने लगी, इस वक्त तो वो लड़की यहाँ नहीं है। मेरा एक आदमी इसे लेकर धम्बा के ठाकुर के पास गया हुआ है। वो एक दिन में आ जाएगा।
तुम मेरे मकान पर ही ठहरो, मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं है। ये सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मेरा जी चाहा कि इस औरत की एक ही झटके से गर्दन तोड़ दूं, मगर मैं बेबसी की हालत में था। मैंने पूछा, मुझे धन्यवाद के ठाकुर का पता बता दो, मैं खुद वहाँ चला जाऊँगा। कमलावती ने ताज्जुब के साथ कहा, अरे दादा, तुम्हें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? वहाँ जाओगे तो ठाकर के आदमी तुम्हारी तिक्का बोटी कर देंगे। तुम यहीं ठहरो, मेरा आदमी जमीला को लेकर कल नहीं तो परसों आ जाएगा, फिर तुम इसके साथ रात बसर कर लेना। सामने लड़की चाय और कुछ मिठाई ले आई। मैं अजीब तजब्जब में पड़ गया था। दिल में बार बार एक उबाल सा उठता था कि अभी गाड़ी में बैठकर धन्यवाद जाऊं और ठाकुर को कत्ल करके जमीला को वापस ले आऊं, मगर कमलाबाई ने मुझे ठाकुर का एड्रेस बताने से साफ इनकार कर दिया था। कहने लगी, ये हमारा असूल नहीं है कि एक औरत को किसी के पास भेजें और फिर इसके पीछे किसी दूसरे आदमी को रकम लेकर भेज दें। चाय का हर बूंद मुझे जहर लग रहा था। दिमाग में एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था, क्या करूं क्या ना करूं। आखिर चारों नाचार मुझे यही फैसला करना पड़ा कि मैं बर्दवान में कमलावती के घर पर ही ठहर जाऊं और जमीला की वापसी का इंतज़ार करूं। कमलाबाई ने मेरे पास दौलत देख ली थी, इसने मेरी आओ भगत शुरू कर दी। दोपहर को खूब तरकारियां और मछली वगैरह बनवाई, शराब भी ला कर रख दी। मैंने कहा, मैं शराब नहीं पीता। हैरान होकर बोली, तुम कैसे तमाशबीन हो? कमलाबाई उर्फ कमोबाई के अड्डे पर मुजरा वगैरह नहीं होता था। औरतों को शहर के इन शरीफ बदमाशों के हाथ सिपलाई करती थी जो इसके अड्डे पर नहीं आ सकते थे और जिन्हें अयाशी के साथ साथ अपनी इज्जत नामूस का भी बहुत ख्याल था। वो पुलिस को महाना अदा करती थी, इसलिए बेफिक्र होकर यह धंधा कर रही थी। शाम के वक्त बाहर 2-3 रक्षा बारी बारी आकर रुके। इनमें से मैंने कुछ साड़ी वाली लड़कियां उतरकर तेजी से कमलावती के मकान की तरफ आती देखी। मैं खिड़की से हटकर चारपाई पर बैठ गया। मेरा दिल अपनी बीवी जमीला के ख्याल से बोझल हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि ये अचानक कैसे इनकलाब आ गया, कि कहाँ मैं अपनी बीवी के साथ अमन और इज्जत की ज़िंदगी बसर कर रहा था और कहाँ इस वक्त मैं एक नायिका के मकान पर बैठा हूँ और मेरी बीवी। इससे आगे मैं न सोच सका, इससे आगे मैं कोई तस्वर अपने जहन में न ला सका। मैं उठकर बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। कमलाबाई अचानक अंदर आ गई। कहने लगी, मदन बाबू, खाना नहीं खाओगे? आओ मेरे साथ। और इसने बड़ी अदाए ख़ास के साथ मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और मेरे साथ लगकर मुझे कमरे से बाहर निकाल कर दूसरे कमरे में ले गई, जहाँ ज़मीन पर दरी बिछी हुई थी और दस्तरखान पर खाना लगा था और लड़कियां पहले से वहाँ रेशमी साड़ियों में मलबूस बैठी थी। उन्होंने एक साथ मुझे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए नमस्कार किया और दस्तरखान पर बैठ गया। हम खाना खाने लगे। खाने पर बंगला और उर्दू दोनों में बातें होती रहीं। एक लड़की का रंग ज़रा खिलता हुआ था। वो बंगाली नहीं थी, वो उर्दू भी साफ बोल रही थी। कमलाबाई ने इसकी तरफ इशारा करते हुए मेरी तरफ झुककर कहा, ये लड़की तुम्हारे देश की है, बिहारन है, पढ़ी लिखी है, अंग्रेज़ी भी बोल लेती है। मैं इसे तुम्हारे पास भेजूंगी। और फिर बेशर्मी से मुस्कुराते हुए लड़की की तरफ देखकर बोली, अरे परमीला, तुम्हें मदन बाबू कैसे लगते हैं? परमीला ने शर्माते हुए कहा, अच्छे लगते हैं। मुझे ये सब कुछ एक डरावने ख्वाब की तरह लग रहा था। मेरा जहन बार बार अपनी बीवी जमीला की तरफ जाता था। इसके साथ क्या गुजर रही होगी, वो क्या सोच रही होगी, कहीं वो खुदकुशी न कर ली। जहन में तरह तरह के परेशान कर देने वाले ख्याल आ रहे थे। मैं खाना जहर मार करके अपने कमरे में आ गया। रात गुजरती जा रही थी। नींद मुझसे कोसों दूर थी। दिमाग आतिशफिशा पहाड़ के लावे की तरह दहक रहा था। कभी चारपाई पर बैठ जाता, कभी उठकर टहलने लगता। इतने में दरवाजे पर किसी ने आहिस्ता से दस्तक दी। मैंने पूछा, क्या बात है? दूसरी तरफ से किसी औरत ने उर्दू में कहा, मैं हूँ परमीला, दरवाज़ा खोले, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। ये वही लड़की थी जिसका तारुफ दस्तरखान पर कमलाबाई ने मुझसे करवाया। वो धीमी आवाज़ में बोल रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो जल्दी से अंदर आकर मेरी चारपाई पर बैठ गई। कहने लगी, दरवाज़ा बंद कर दें। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और कुर्सी खींच कर इसके सामने बैठ गया। क्या बात करनी है तुम्हें? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी जल्दी भी क्या है मदन बाबू? मैंने कहा, मुझे सख्त नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ, जल्दी बताओ तुम मुझसे क्या बात करने आई हो? लड़की एकदम संजीदा हो गई। कहने लगी, तुमने सुबह कमलाबाई के साथ जमीला नाम की पंजाबी लड़की के बारे में जो बातें की थी वो सारी मैंने सुन ली थी। मुझे बताओ, क्या तुम सचमुच इस लड़की से मोहब्बत करने लगे हो? मैं मुहतात हो गया। मैंने संभल कर कहा, तुम ये क्यों पूछ रही हो? वो बोली, इसलिए कि एक तो तुम हिंदू हो, मेरे वतन के हो, दूसरे लड़की पंजाबी है और मुसलमान है। तुम्हें इसका इतना ख्याल क्यों है कि तुम इसकी खातिर कुलकते से यहाँ आ गए हो और इसके साथ एक रात बसर करने के 1000 रुपए तक देने को तैयार हो? मैंने यूं ही कह दिया कि मुझे वो लड़की पसंद आ गई थी। पर अमीला ने कहा, सिर्फ पसंद आ जाने से कोई मर्द किसी लड़की की खातिर शहर छोड़कर दूसरे शहर में नहीं पहुंच जाता। मेरे दिल में अचानक ख्याल आया कि इस लड़की से जमीला के बारे में मजीद मालूमात हासिल हो सकती हैं। मुमकिन है इसे धन्यवाद शहर के इस ठाकुर का पता भी मालूम हो जिसके पास कमलाबाई ने जमीला को भेजा हुआ है।
है। मैंने कहा तो फिर यूं ही समझ लो कि मैं इस पंजाबी मुसलमान लड़की से मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं इसकी एक झलक देखने को बेचैन हूँ। क्या तुम मुझे धन्यवाद के ठाकुर का मकान बता सकती हो कि कहाँ है? मैं धन्यवाद जाकर इस मुसलमान लड़की की सिर्फ एक झलक देखकर वापस आ जाऊंगा। पर अमीला मेरी तरफ देखते हुए शरारती अंदाज में मुस्कुरा रही थी। जब मैंने अपनी बात ख़त्म की तो कहने लगी, क्या सचमुच तुम इस मुसलमान लड़की से इतना प्यार करते हो? मैंने कहा, मैं इसके साथ इससे भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। पर अमीला कहने लगी, अगर तुम वाकई इस लड़की से इतना प्यार करते हो तो तुम्हें ये बताना मैं अपना फ़र्ज़ समझती हूँ कि वो पंजाबन लड़की जिसका नाम जमीला है और जिसे कमलाबाई ने कोलकाता के मुखिया से ख़रीदा था और मुखिया जिसे बांग्लादेश के मोहम्मदपुर की बस्ती से उठाकर लाया था, धन्यवाद किसी ठाकुर के यहाँ नहीं गई। मैं हैरान होकर परामीला का मुंह देखने लगा। तो फिर वो कहाँ है? परामीला जल्दी से उठकर बंद दरवाजे के पास गई। इसने कान लगाकर बाहर कुछ सुनने की कोशिश की, फिर एकदम से कुंडी उतारकर दरवाज़ा खोल दिया और बाहर झांक कर देखा। बाहर कोई नहीं था। इसने दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी और चारपाई पर आकर बैठ गई। कहने लगी, जमीला को कमलाबाई ने श्री राज के आदमियों के हाथ 10,000 रुपए में बेच दिया है और श्री राज के आदमी जमीला को लेकर दिल्ली चले गए हैं। ये एक और धमाका था जो एटम बम की तरह मेरे दिमाग में हुआ। मैं बुत बनकर बैठा रहा और परामीला जो कुछ कह रही थी इसे सुन रहा था। वो कह रही थी, श्री राज दिल्ली का एक ऊंचे दर्जे का मॉडर्न बदमाश है। इसके पास किराए के कातिल भी हैं और निहायत ऊंचे दर्जे की हसीन और जमील मॉडर्न तालीम याफ्ता तवाइफ लड़कियां भी हैं। इन लड़कियों को वो भारतीय सरकार के बड़े बड़े अफसरों के यहाँ भारी मुआवजे पर सप्लाई करता है और अपनी पसंद के ठेके और टेंडर मंजूर करवाता है। भारत के सियासतदान और बड़े बड़े कारोबारी इदारों के मालिक अपने कारोबार और सियासी हरीफों को कत्ल करवाने या हमेशा के लिए गायब करवाने में श्री राज की खुफिया मदद हासिल करते हैं। श्री राज इसके इवज़ लाखों रुपए का मुआवजा वसूल करता है। पुलिस को सब कुछ मालूम है मगर वो इसको हाथ नहीं डाल सकती क्योंकि श्री राज के हाथ बड़े लंबे हैं। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से लेकर बड़े बड़े सियासी लीडर इसके दोस्त हैं और इससे खौफ खाते हैं। अब बताओ, क्या तुम इस पंजाबन लड़की जमीला को श्री राज के खतरनाक चंगुल से निकाल सकोगे? कभी नहीं। इसका कभी भूल कर भी दिल में ख्याल न लाना। श्री राज के आदमी इंसान को यूं कत्ल कर देते हैं जैसे इंसान मक्खी और चींटी से भी हकीर हो। पर अमीला ने आगे बढ़कर मेरे गले में बाहें डाल दी और प्यार से कहा, मैं भी खूबसूरत हूँ। जमीला तो नई नई इस धंधे में आई है। जितनी मोहब्बत मैं तुम्हें दूंगी वो लड़की नहीं दे सकती। मेरे जिस्म में एक तूफान सा मचा हुआ था। खून में हजानी कैफियत थी। अगर ये लड़की सच कह रही थी तो फिर जमीला एक ऐसे माफिया के जाल में फंस गई थी। ये फंसने वाली थी जहाँ से इसे निकालना जान जोखों का काम था और जहाँ से इसे निकालने के लिए मुझे सर धड़ की बाजी लगानी थी। मैंने परामीला से पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? वो बोली, मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है भला? ये सारा सौदा मेरी आंखों के सामने हुआ। बेचारी लड़की जमीला रो रही थी मगर इसकी किसे परवाह थी। वहाँ श्री राज के आदमियों ने इसे पसंद कर लिया था, शायद इसलिए भी कि वो यहाँ की लड़कियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी और इसका जिस्म भी बड़ा सुडोल था। मैंने परामीला का हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, परामीला, अगर मुझे यकीन हो जाए कि जमीला नाम की लड़की को वाकई कमलाबाई ने श्री राज के आदमियों के हाथ फरोख्त कर दिया है तो मैं इसकी याद को हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दूंगा और तुम्हें अपनी महबूबा बना लूंगा। परामीला ने मेरे बालों में प्यार से उंगलियां फेरते हुए कहा, अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि जिस लड़की को श्री राज के एजेंट खरीद कर ले गए हैं वो तुम्हारे मुखिया दादा की जमीला ही थी। मैं कुछ कहने लगा कि परामीला एकदम उछल सी पड़ी। कहने लगी, अगर मैं तुम्हें जमीला की तस्वीर दिखा दूं तो क्या फिर तुम्हें यकीन आ जाएगा? मैंने कहा, क्या तुम्हारे पास इसकी तस्वीर है? वो चारपाई से उठते हुए बोली, कमलाबाई की आदत है कि इसके अड्डे पर जो नई लड़की आती है वो इसकी एक तस्वीर उतरवा कर ज़रूर अपनी एल्बम में लगा कर रख लेती है। मैं अभी तुम्हें इसकी तस्वीर लाकर दिखाती हूँ। वो जल्दी से चप्पल पहन कर कमरे से निकल गई। इसके जाने के बाद मैं सर पकड़ कर बैठ गया। या अल्लाह, ये सब कुछ क्या हो गया है? क्या ये अजाब भी मेरी किस्मत में लिखा था? ऐ खुदा, तू गफूर रहीम है, मेरे गुनाह माफ़ कर दे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं रोने लगा। बड़ी मुश्किल से मैंने ज़ब्त किया। कुर्ते के दामन से आंसू पहुँचे और संभल कर बैठ गया। इतने में परामीला वापस आ गई। इसके हाथ में छोटे साइज़ की एक फ़ोटो थी। इसने दरवाज़ा बंद कर दिया और तस्वीर मेरे सामने करके बोली, मदन लाल बाबू, यही है ना तुम्हारी प्यारी जमीला? फ़ोटो रंगीन फिल्म से उतारी गई थी। इसमें मेरी बीवी जमीला सोफे पर बैठी हुई थी। इसकी एक जानिब खुद कमलाबाई बैठी थी, दूसरी तरफ कोई और लड़की बैठी हुई थी। दोनों ने जमीला को जैसे दरमियान में जकड़ रखा था। दोनों औरतें मुस्कुरा रही थी जबकि मेरी बीवी जमीला के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। इसकी आंखों में स्याह हल्के पड़ गए थे। वो इस तरह देख रही थी जैसे खिलाओं में अपनी ज़िंदगी के गुजरे हुए बाइज्जत बावकार अय्याम को तलाश करने की बेसूद कोशिश कर रही हो। मेरे हलक से चीख निकलते निकलते रह गई। मैंने कुछ बोलना चाहा मगर आवाज़ मेरे गले में घुट कर रह गई। परामीला ने मेरी बदली हुई कैफियत को महसूस कर लिया था। कहने लगी, मदन बाबू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। मैंने तस्वीर इसे वापस कर दी और कहा,
मुझे यकीन आ गया है। परामिला मुझे बाजू से पकड़कर चारपाई पर ले आई। मुझे अपने आप पर काबू हासिल करने में कुछ वक्त ज़रूर लगा, लेकिन मैंने अपने आप को संभाल लिया क्योंकि मुझे परामिला से अभी कुछ मज़ीद मालूमात हासिल करनी थी। मैंने इससे कहा, यह श्री राज तो बड़ा बदमाश आदमी है, ये भारत की राजधानी में रहकर ये सब कुछ कर रहा है और कोई इसे पूछने वाला नहीं। वो कहने लगी, तुम भारत के लीडरों और बड़े बड़े अफसरों को क्या समझते हो? सब करप्ट हैं और अय्याश हैं। जो दो एक इनमें दयानतदार हैं वो बूढ़े हो चुके हैं, इनकी कोई नहीं सुनता। मुझे मालूम था कि अगर मैं श्री राज के बारे में बराह रास्त कोई सवाल किया तो परामिला को खामखा शक पड़ेगा कि मैं अब भी जमीला को नहीं भूला और इसकी तलाश में जाने का इरादा रखता हूँ। चुनाचा मैंने वैसे ही बेनियाजी के अंदाज में पूछा, ये श्री राज तो किसी बहुत बड़े महल में रहता होगा। परामिला अपने काम में लगी हुई थी, वो मुझे प्यार किए जा रही थी, जबकि मैं इसके प्यार से बिल्कुल बेताल्लुक होकर बैठा था। कहने लगी, दिल्ली में सुना है इसके 4 बंगले हैं, कभी किसी बंगले में होता है, कभी किसी बंगले में। कितनी ही कारें हैं इसकी। वैसे गीता भवन नाम का इसका बंगला बड़ा मशहूर है। मैंने तो नहीं देखा, मगर सुना है कि नई दिल्ली में किसी जगह पर है। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? मेरी तरफ देखो, क्या मैं जमीला से कम खूबसूरत हूँ? और परामिला खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे इसकी हंसी जहर लगी। मैं जितनी जल्दी हो सके दिल्ली पहुँचना चाहता था ताकि इससे पहले कि मेरी बीवी वहाँ से गायब कर दी जाए मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। मैंने सोचा कि परामिला से जमीला की फ़ोटो हासिल कर ली जाए तो इसे तलाश करने में बड़ी मदद मिलेगी। जमीला की फ़ोटो अभी तक परामिला के पास ही थी, इसने तस्वीर सिराने के नीचे रख दी थी। मैं परामिला के साथ दिल पर पत्थर रखकर दिल की बातें करने लगा। रात के किसी लम्हे जब मैंने परामिला को गाफिल पाया तो सिराने के नीचे से जमीला की फ़ोटो निकाल कर अपने कब्जे में कर ली। अब मेरा वहाँ कोई काम नहीं था। इस वक्त रात का 1 बज रहा था। परामिला चारपाई पर बेसुध होकर गहरी नींद सो रही थी। बत्ती जल रही थी। मैं दिन निकलने का इंतजार नहीं कर सकता था। चुनाचा मैंने अपने लिबास दुरुस्त किया और दरवाज़ा खोलकर खामोशी से बाहर निकल गया। बर्दवान शहर की इस बस्ती पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। बाजार में कोई दुकान खुली हुई नहीं थी। बस्ती के दूसरे कोने की जानिब से चौकीदार के लट की आवाज़ किसी वक्त आ जाती थी। मैं रेलवे स्टेशन की तरफ चलने लगा। वहाँ कोई रक्षा वगैरह भी नहीं था। स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं था। स्टेशन पर चंद एक मुसाफिर नजर आए। एक कुली से पूछा तो इसने बताया कि कोलकाता जाने वाली गाड़ी सुबह 4 बजे आएगी। मैं कोलकाता में हाजी फरीद अहमद साहब से मिलकर और इन्हें तमाम सूरत हाल से आगाह करने के बाद दिल्ली जाना चाहता था। स्टेशन पर किसी न किसी तरह मैंने वक्त गुजार दिया। गाड़ी आई और मैं इसमें बैठ गया। ट्रेन ने मुझे दिन निकलते ही कोलकाता पहुंचा दिया। वहां से सीधा हाजी साहब के फ्लैट पर आ गया। हाजी साहब जाग रहे थे। मुझे देखकर बोले, करमदाद क्या हुआ? मैंने इन्हें सारी बात बयान कर दी और जमीला की फ़ोटो भी दिखाई। इस पासपोर्ट साइज़ की रंगीन फ़ोटो में जमीला के साथ नायिका कमलाबाई भी बैठी हुई थी। जमीला का परेशान और बीमारों वाला चेहरा देखकर हाजी साहब ने इंतहाई अफसोस के साथ कहा, खुदा इन लोगों को गारत करे, एक शरीफ घराने की खातून को किस मुसीबत में डाल दिया है। उन्होंने मेरे लिए नाश्ता मंगवाया। कहने लगे, अब तुमने क्या सोचा है? मैंने कहा, मैं अपनी बीवी की तलाश में दिल्ली जाऊंगा और इसे श्री राज के फंदे से निकाल कर जैसे भी हो सका इसके पास आऊंगा। हाजी साहब सोच में पड़ गए। कहने लगे, दिल्ली भारत की राजधानी है, बड़ा शहर है, क्या तुम वहाँ किसी को जानते हो? मैंने कहा, मैं ढाके से सिर्फ एक बार वीज़ा लेकर दिल्ली गया था, इस बात को भी 2 साल हो गए हैं। हाजी साहब कहने लगे, श्री राज जैसा कि तुमने बताया है एक बहुत बड़े और ऊंचे दर्जे के जराइम पेशा गिरोह का लीडर है। तुम अकेले इन कातिल लोगों का कैसे मुकाबला करोगे? मैंने कहा, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है हाजी साहब, मैं अपनी इज्जत अपनी गैरत के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। हाजी साहब बोले, तुम ठीक कहते हो, लेकिन इसके लिए भी अकल की और किसी मनसूबाबंदी की ज़रूरत होगी। ऐसा तो होगा नहीं कि तुम श्री राज के बंगले में जाओ, वहाँ सामने जमीला बीबी बैठी हुई हो और तुम इसे साल लेकर वापस आ जाओ। वो लोग अगर जमीला बीबी को यहाँ से ख़रीद कर ले गए हैं तो किसी मकसद के लिए ले गए हैं और इसकी हिफाजत भी कर रहे होंगे। मैंने मायूसी के लहजे में कहा, तो फिर आप मुझे क्या मशवरा देते हैं? हाजी साहब ने चाय का खाली गिलास मेज़ पर रख दिया और बोले, मुझे सोचने की मोहलत दो। मैंने कहा, हाजी साहब, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मुझे डर है कि अगर देर हो गई तो मेरी बीवी वहाँ से भी कहीं गायब ना कर दी जाए। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।